हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता झा और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल स्टडी होम पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो कि है उत्तराखंड में। और ये पार्क इस नेशनल पार्क के बारे में हम आज यहाँ पे क्यों बात करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पार्क की क्या क्या खूबसूरती है, क्या क्या खासियतें हैं, वो भी हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूरी जानकारी क्या है। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसको बनाया गया था 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए। इसका नाम था पहले हैली नेशनल पार्क, ठीक है। और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पार्क में बाघ परियोजना के पहल के तहत आने वाला यह पार्क जो था, ये सबसे पहला पार्क था और यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा की पातली दून घाटी में लगभग 1300 से 4000 फीट रेंज तक बसा हुआ है और ये इसकी जो लंबाई है वो है 1318.54 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे 110 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के जो मैमल्स हैं वो 50 प्रकार के स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। 600 प्रकार के यहाँ पे बर्ड पाए जाते हैं और लगभग 25 टाइप के रेप्टाइल भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये पार्क जो है, ये जो नेशनल पार्क है, ये कई सारी विविधताओं से भरा हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। देखिए, ये नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और लोग यहाँ पे जंगल सफारी का आनंद उठा रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था इस पार्क को बनाने में। इस पार्क को बनाने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जो अंग्रेज लोग थे, वो वन जंतुओं की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन इंसान थे। वो लोग शौकीन थे वन जीवों को बचाने के लिए। सन 1935 में रामगंगा के इस अंचल को वन्य पशुओं के रक्षार्थ सुरक्षित किया गया। उस समय के गवर्नर थे मालकम हेली और इन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम रख दिया गया हेली नेशनल पार्क। जब भारतीयों को स्वतंत्रता मिली तो इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम पे रख दिया गया था और स्वतंत्रता के बाद विश्व में जिम कॉर्बेट नामक एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में फैल गया था। और जिम कॉर्बेट का इस पार्क के साथ इनका नाम जुड़ना भी एक बहुत ही प्रचलित कहानी है। तो जिम कॉर्बेट जी जो थे, वो बहुत अचूक निशानेबाज थे और ये क्या करते थे, एक पशु प्रेमी भी थे ये। और कुमाऊं कुमाऊं के कई आदमखोर शेरों को इन्होंने ही मारकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी और हजारों को भय से मुक्त करवाया था। और गढ़वाल जिला है यहीं का, तो वहां पे भी एक आदमखोर शेर था, तो उसको भी इन्होंने मार गिराया और लोगों की जान को बचाई थी। आगे हम बात करते हैं कि आखिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जो है, वो एक शिकारी के नाम पे ही क्यों रखा गया। तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे पहले तो कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट जी के बारे में कि वो कैसे इंसान थे। तो 1936 में 8 अगस्त के दिन ही भारत इंडिया का पहला हेली नेशनल पार्क जो है वो स्थापित किया गया था और इसका नाम रखा गया था। 1952 में इसका नाम चेंज हुआ और नाम रख दिया गया इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एक मशहूर शिकारी के नाम से था, ठीक है। तो आखिर रखा क्यों गया एक शिकारी के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम, उसकी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है जिम कॉर्बेट जी और ये है उनके सामने शेर, जो कि घायल अवस्था में मरा हुआ है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की, तो सबसे ज्यादा फेमस जो शिकारी थे वो थे जिम कॉर्बेट जी, ठीक है। यह भी संभव है कि कॉर्बेट के अलावा और भी बहुत सारे शिकारी थे और उनके साथ कई
कहानी भी जुड़ी होगी, लेकिन लोगों का जो था, लोगों को सिर्फ कॉर्बेट के बारे में ही कहानी पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे और अचूक निशानेबाज थे। और वो सिर्फ शिकारी ही नहीं थे बल्कि दूसरे काम के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसी वजह से देश के पहले नेशनल पार्क की जब स्थापना की गई 8 अगस्त 1936 को हेली नेशनल पार्क के तौर पर, फिर क्या हुआ 1952 में इस पार्क का नाम बदल दिया गया और इसका नाम पड़ गया कॉर्बेट के नाम से। ठीक है, तो आइए जानते हैं कॉर्बेट ने ऐसा क्या कारनामा किया जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। तो दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ पूरी। तो जिम कॉर्बेट जी जो थे उनका पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेहनती थे, निडर टाइप के व्यक्ति थे। और इन्होंने ड्राइवरी का काम किया था, स्टेशन मास्टर का भी काम किया था इन्होंने, और सेना में भी ये काम कर चुके थे। और लास्ट में इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया था। और इनको पशु प्रेमी थे ये, इनको पशुओं से इतना प्रेम था कि जब शाम को ये कभी कभी कुमाऊं के जंगलों में घूमने के लिए निकल जाया करते थे जब भी इनको समय मिलता था। और लेकिन वहां पे जो जीव जंतु मनुष्यों का दुश्मन बन जाता था उसे ये मार डालते थे। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट जी ने क्या किया, साल 1906 की बात है, जब कॉर्बेट अपने शिकार की वजह से दूर दूर तक बहुत ज़्यादा फेमस थे। तब उनके एक शिकारी दोस्त थे और उन्होंने शिकार के लिए इनको प्रेरित किया, क्योंकि यह एक ऐसे शिकारी थे जो कि इंडिया में क्या हुआ था 1906 में, एक शेर जो था, आदमखोर शेर, आदमखोर शेरनी, वो क्या हुआ था नेपाल में वहाँ पे एक प्लेस था। तो नेपाल में क्या हुआ था, वो उस शेर ने, आदमखोर शेर ने क्या किया, 200 लोगों की जान ले ली। और नेपाल वालों ने क्या किया, इस शेर को भारत में खदेड़ दिया था। अब भारत में इस शेर ने क्या किया, इस शेरनी ने क्या किया, 234 से अधिक लोगों की जान ले ली। और इस आदमखोर शेरनी को मारने के लिए आर्मी के कई सारे जवान लगाए गए, लेकिन कोई भी इनका शिकार नहीं कर पाया, सब नाकामयाब रहे। फिर क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट जी जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन थे, शिकार की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो कई चर्चाओं के बाद कॉर्बेट ने मंत्रालय के से, जो भारत के मंत्रालय थे, उनसे संपर्क किया और उन्होंने सरकार के सामने इस शेरनी को, इस आदमखोर बाघिन को मारने के लिए उन्होंने, जो कि थी रॉयल बंगाल टाइगर थी ये, तो उसको मारने के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर को मारने के लिए इन्होंने क्या किया, सरकार के सामने इस चंपावत शेरनी को मारने के लिए, शिकार करने के लिए कई शर्तें रखी। उनकी पहली शर्त थी कि इस पर लगाया गया जो इनाम था उसको हटा लिया जाए, और दूसरा उनका था शिकारियों को जंगल से वापस बुला लिया जाए जो उस आदमखोर शेरनी को मारने के लिए गए हुए थे। फिर क्या हुआ, भारतीय मंत्रालय जो थे वो इस बात पे राजी हो गए और कॉर्बेट ने शेरनी पे निगरानी रखनी स्टार्ट की। और वो कहाँ पे सोते थे, जो जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ होता था उसके नीचे ये क्या करते थे, उसके नीचे ही ये रहते थे, उसके नीचे ही ये अपना रहने का ठिकाना बनाते थे। क्योंकि जो सबसे ऊंची पेड़ रहती थी वहां पे लंगूर लोग बहुत रहते थे, लंगूर और बंदर बहुत रहते थे। तो जब भी जंगल में शेर के आने की आवाज मालूम चलती थी तो लंगूर लोग पहले से ही आवाज करके इनको बता देते थे, इसलिए ये जहाँ पे ढेर सारे लंगूर रहते थे वहीं पे ये अपना डेरा डाल के रहते थे। तो कॉर्बेट जी ने क्या किया, शेरनी पे निगरानी रखी, कुछ महीनों तक ये निगरानी चली और शेरनी जो थी वो अपना शिकार करती रही। और लगभग 400 लोगों का इसने शिकार कर लिया, 430 लोगों का शिकार कर लिया। तब बाद में कॉर्बेट जी ने इनको क्या किया, इस शेरनी को गोली मारकर इसका आतंक जो है वो लोगों के मन से निकाल दिया। ठीक है, तो ये देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे 430 से अधिक लोगों की जान लेने वाली ये आदमखोर चंपावत शेरनी जो है वो यहाँ पे जिम कॉर्बेट के सामने पड़ी हुई है। जिम कॉर्बेट जी ने इसका शिकार कर लिया है। और ये चंपावत शेरनी पहले नेपाल में बहुत उत्पात मचाई हुई थी। पहले वहां पे इसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, 200 लोगों को मार दिया, और इसको फिर नेपाल से खदेड़ के इंडिया में भेज दिया गया था। तब कॉर्बेट जी ने इसका शिकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, बाघों पर कॉर्बेट का था खास अध्ययन। अब जिम कॉर्बेट जी थे तो वो क्या करते थे, उनको बाघों से भी बहुत प्रेम था। उन्होंने
रीजन जानने की कोशिश की कि आखिर इस आदमखोर से ये जो शेरनी थी ये आदमखोर शेरनी बनी क्यों आखिर। ठीक है, तो ये जानने के लिए इन्होंने कई सारा अध्ययन किया इन्होंने। तो शिकारी होने के साथ साथ कॉर्बेट ने बाघों पर उस समय जो अध्ययन किया था वह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत नया था और बहुत ज़्यादा उपयोगी था। मसलन चंपावत टाइगर के शिकार के बाद कॉर्बेट ने मुआयना करके यह जानने की कोशिश की कि वो शेरनी जो थी वो आदमखोर क्यों बन गई थी। तो उन्होंने पाया कि कुछ साल पहले किसी ने उसके मुंह में गोली मारी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसके दांत जो थे वो टूट चुके थे, विक्षत हो गए थे। इसलिए वह जंगल में सामान्य रूप से जीवों का शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो इंसानों का शिकार करती थी। तो गलती इसमें थी इंसानों की, ना कि उस शेरनी की। तो इनके मन में एक भावना जगी कि क्यों ना रॉयल बंगाल टाइगर्स का जो है वो उनके लिए कुछ काम किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, बाघों के बर्ताव, उनके संरक्षण और प्रकृति यानी जंगल के बाकी जीव जंतुओं को लेकर इनके अध्ययन के ने कई परतों को खोल के रख दिया हम इंसानों के लिए। और यह जागरूकता भी फैलाई कि किसी तरह वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना जरूरी है। तो ये काम जो है वो जरूर किया जाना चाहिए। तब नैनीताल की सीमा में तत्कालीन व्यवस्था ने भारत के पहले नेशनल पार्क यानी हेली नेशनल पार्क की स्थापना की। ठीक है, तब इसके पीछे कॉर्बेट का बड़ा ही सहयोग और नजरिया था। कॉर्बेट ने इस कदम से कॉर्बेट के इस कदम से उनके कई शिकारी दोस्त नाराज भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने शौकिया शिकार को एक तरह से प्रतिबंध करने का काम जो किया था। ठीक है, क्योंकि कॉर्बेट जी ने क्या किया, उनके संरक्षण के लिए काम किया। तो उनके मित्र लोग जो थे, जो कि शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे, तब वो उनसे नाराज हो गए। फिर क्या हुआ दोस्तों, आपको पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है। और इस नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण है रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों में एशियाई ब्लैक बियर है, वॉकिंग डियर है, हॉग डियर है, सांभर है, स्लोथ है, सब यहीं पे पाए जाते हैं। और इस पार्क को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 600 प्रकार की पक्षियों के प्रजाति रहते हैं। और इसमें ग्रेट चितकबरा, हॉर्नबिल, सफेद पीठ वाला गिद्ध, मोर, नारंगी स्तन वाले हरे कबूतर, ये सभी जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सभी पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक वजह से और फेमस हो गई है इन दिनों, क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी जी ने मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग की थी बियर ग्रिल्स के साथ। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट पार्क में बियर ग्रिल्स भी गए थे और मोदी जी भी गए थे। इन्होंने यहाँ पे शूटिंग की मैन वर्सेस वाइल्ड की, जो कि टीवी पे प्रसारित किया गया था, इसलिए भी ये काफी फेमस हो गया था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की खासियत ये है कि यहाँ पे 200 लोग जो है, जब आप वाइल्ड जंगल सफारी पे जाते हो तो लगभग 200 लोग जो है यहाँ पे ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि जो वीआईपी लोग पहले आते थे उनकी लिस्ट को कम कर दिया गया है, क्योंकि वीआईपी लोग यहाँ पे पहुंचते थे तो उनके देखभाल में उनको कोई जानवर कोई हार्म ना कर दे। तो इसलिए क्या होता था कि उनके पास जितने भी लोग होते थे वहाँ पे नेशनल पार्क में, तो वो सब ड्यूटी पे लगा दिए जाते थे और वो पूरे जंगल की रक्षा नहीं कर पाते थे वो ठीक से। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक लिस्ट जारी की और बोला कि सिर्फ यही लोग जो हैं वो मेरे लिए वीआईपी हैं। एक देश के प्रधानमंत्री, एक हमारे न्यायाधीश जो आपके सीजेआई हैं, वो यही सब लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं और उनको ही सिर्फ वीआईपी में रखा जाएगा। बाकी लोग जो है वो आम जनता के तौर पे वहाँ पे जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो भी वहाँ पे जा सकते हैं एज एन वीआईपी। आपके जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो सब भी वहाँ पे जा सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं को वीआईपी रखा गया है, क्योंकि पहले वीआईपी पास पे ना सिर्फ मंत्री लोग जाते थे बल्कि उनकी पूरी फैमिली भी वहाँ पे जाती थी और उसके पीछे बहुत माथापच्ची हो जाता था। इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पे वीआईपीओ का जो था, वीआईपीओ की जो रेंज थी उसको कम कर दिया गया। वीआईपीओ को केवल 8-10 भाग में विभाजित किया गया कि सिर्फ यही लोग हमारे लिए वीआईपी हैं। तो दोस्तों ये थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। जिम कॉर्बेट जी ने अपने इस नेशनल पार्क के बारे में अपनी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो
पुस्तक प्रेमी थे, वो वन्य जीव प्रेमी थे और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा मैंने ये जो बनाया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, आप सब यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। ये बहुत पास है दिल्ली से, लगभग 200 से 250 किलोमीटर के आसपास है। तो आप लोग आराम से जाइए, घूमिए यहाँ पे और जंगल सफारी का आनंद लीजिए और नए नए जानवर, पशु पक्षी, इन सबको देखिए और वापस आराम से घर आइए। थैंक यू दोस्तों आप सभी का मुझे सुनने के लिए, और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल स्टडी होम पे नई नई चीज़ों की जानकारी के